प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आज हम आपको काव्य का 6वां पाठ चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती आज हम आपको पढ़ाएंगे। कवि कौन है? त्रिलोचन। इनका पूरा नाम क्या है? त्रिलोचन शास्त्री। त्रिलोचन शास्त्री यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन आप जान लेना, केवल त्रिलोचन नहीं लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? त्रिलोचन शास्त्री। इनका मूल नाम क्या है? वासुदेव सिंह। मूल नाम वासुदेव सिंह है। जिस प्रकार से प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? धनपत राय था, उसी प्रकार से त्रिलोचन शास्त्री का मूल नाम क्या है? वासुदेव सिंह है। इनका जन्म 1917 में चिरानीपट्टी जिला सुल्तानपुर, कहाँ? उत्तर प्रदेश में हुआ था। त्रिलोचन शास्त्री की प्रमुख रचनाएं क्या क्या हैं? धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला। ये क्या है? इनकी काव्य की रचना है। देशकाल, देश काल, रोजना मचा। आगे काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं। ये क्या है? इन्होंने गद्य में रचना किया है। ऊपर की जो रचनाएं थी वो काव्य में रचना थी, नीचे इन्होंने गद्य में रचना किया। हिंदी के अनेक कोशों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया है। यहाँ इनको साहित्य के क्षेत्र में सम्मान क्या मिला था? आप देखना, साहित्य अकादमी सम्मान, सलाका सम्मान और महात्मा गांधी पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया गया था। साहित्य के क्षेत्र में इनको 3 सम्मान मिले हैं। साहित्य अकादमी सम्मान, सलाका सम्मान और महात्मा गांधी सम्मान से क्या हुए हैं? पुरस्कृत हुए हैं। आगे आप इनकी रचना देखना। रचना क्या है? चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती। आगे आपको इनकी हम कविता पढ़ाएंगे। अब इसमें देखना, पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती। चिन्हती मतलब पहचानती। क्या है? सबसे पहली विशेषता क्या है? इनकी भाषा में लोक भाषा का भी प्रयोग है और भाषा सरल, स्पष्ट एवं खड़ी बोली हिंदी है। यहाँ देखना, चंपा कौन है? चंपा एक छोटी सी लड़की है, अभी छोटी सी है। और किसकी लड़की है? सुंदर की। सुंदर क्या है? ग्वाल। ग्वाल किस में आते हैं? यादव वंश में आते हैं। तो इनका पेशा क्या है? इनके पिता का जानवर रखना, गाय और भैंस रखते हैं, दूध बेचना क्या है? रोजगार है। अब वासुदेव मतलब त्रिलोचन शास्त्री का इनसे क्या नाता है? इनसे ऐसा कोई नाता नहीं है। नाता यही है, पहले क्या था, विद्यालय बहुत दूर दूर रहते थे और हॉस्टल की भी सुविधा नहीं रहती थी, तो आदमी बगल के गांव में कहीं न कहीं अपना रहने का ठिकाना बनाता था। तो त्रिलोचन शास्त्री सुंदर के घर में एक कोठरी लिए हैं और उसी में रह करके अपनी पढ़ाई करते हैं। चंपा कौन है? सुंदर की लड़की है, अभी छोटी है। पढ़ते हुए देख करके कभी कभी कवि के पास आ जाती है। यह उस समय का वर्णन है जब लोग लड़कियों को पढ़ाना उपयुक्त नहीं समझते थे। लड़कों को पढ़ाया जाता था, वो भी जो निम्न वर्ग के लड़के रहते थे वो भी बचपन से रोजगार में जुटते थे अपने अपने, वे भी पढ़ाई नहीं करते थे। लड़कियों की तो बात छोड़ो। तो यहाँ चंपा क्या है? सुंदर की लड़की, यादव की लड़की है। माता पिता इनको पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजते हैं। चंपा क्या करती है? केवल जानवरों की देखभाली करती है, चरवाही करने जाती है, ये सब काम करती है, पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए वह पढ़ाई के महत्व को नहीं समझती है। और पाठ का नाम ही क्या है? चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती, अर्थात चंपा क्या है? बिल्कुल अनपढ़, वह कभी विद्यालय गई ही नहीं है। अब आगे क्या होता है उसके बारे में कवि चंपा के बारे में आगे वर्णन करता है। कहता है, चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती मतलब बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है। कहता है, लेकिन जब मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ तो वह क्या करती है? मेरे पास आ जाती है। खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, उसे बड़ा अचरज होता है। अब देखना, कहता है कवि कि चंपा बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, वह एकदम निरक्षर है। और लेकिन जब मैं पढ़ने लगता हूँ, क्योंकि कवि कहाँ रहता है? उसी के घर में रहता है। कहता है, जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो वह आ जाती है और खड़ी खड़ी चुपचाप जो मैं पढ़ता हूँ उसको सुना करती है। उसको बड़ा अचरज होता है। क्या अचरज है? क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं है। अब उसको जो लिखा है उसको काले काले टेढ़े मेढ़े चिन्ह लगते हैं और उसको बड़ा अचरज होता है, काले काले चिन्हों से कैसे ये ध्वनियाँ निकलती हैं? जैसे
का है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रतीक चिन्ह। और जो का ध्वनि निकल रही है ये क्या है? ध्वनि है। और उस ध्वनि को व्यक्त करने का ये क्या है? प्रतीक चिन्ह है। तो हर प्रतीक चिन्ह की अलग अलग क्या होती हैं? ध्वनियाँ होती हैं। प्रतीक चिन्ह की ध्वनियाँ नहीं बल्कि हर ध्वनिया का अलग अलग क्या होता है? प्रतीक चिन्ह होता है। और सबसे श्रेष्ठ इस मामले में हमारी हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा में एक ध्वनि को जितनी ध्वनियाँ हैं सारी ध्वनियों को प्रतीक कर जो है व्यक्त करने के प्रतीक चिन्ह अलग अलग हैं। जैसे हिंदी में टा और ठ दोनों को किससे? उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? टी। टी से हम टा भी पढ़ते हैं, टी को ठा भी पढ़ते हैं। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है, जितनी ध्वनियाँ हैं उतने उसके क्या है? प्रतीक चिन्ह हैं। अब हम प्रतीक चिन्ह पर चर्चा नहीं करेंगे। अब चंपा की बात पर याद आ गई कि जो काले काले अक्षरों को देखती है तो उसे लगता है कि कैसे इससे क्या होते हैं? ये अनेक प्रकार की ध्वनियाँ निकलती रहती हैं। उसे क्या होता है? बहुत अचरज होता है। कैसे अचरज होता? कहती है इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं, कि तो देखने में काले काले चिन्ह लगते हैं और इनसे कैसे कैसे ये ध्वनियाँ निकलती हैं, कैसे कैसे ये स्वर निकलते हैं। क्योंकि वह पढ़ी नहीं है, वह कोई प्रतीक चिन्ह समझ नहीं रही है कि यह क्या है। तो उसे लगता है कि ये तो काले काले टेढ़े मेढ़े चिन्ह केवल बने हैं और इससे कैसे कैसे ये ध्वनियाँ निकलती हैं, कैसे कैसे स्वर निकलते हैं, उसे क्या लगता है? बड़ा अचरज होता है। आगे काव्य में देखना, कवि चंपा के बारे में कहता है कि चंपा कौन है। कवि चंपा के बारे में बताते हुए कहता है कि चंपा सुंदर की लड़की है। सुंदर कौन है? सुंदर चंपा के पिता का नाम है। कहता है चंपा किसकी लड़की है? सुंदर की लड़की है। और सुंदर कौन है? ग्वाला है। सुंदर क्या है? ग्वाला। ग्वाला आपको बताया ना, ग्वाला किस में आते हैं? यादव में आते हैं। पहले जब सारे पेशे क्या होते थे? जातिगत रहते थे, तो इनका पेशा क्या रहता था? दूध का। दूध, दही, घी ये सब का बेचना और उत्पादन करना ही क्या होता था? इनका रोजगार होता था। और चंपा क्या करती है? चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा पढ़ती नहीं है, वह चौपायों मतलब चार पैर वाले, अर्थात कौन? जानवर। जानवर को लेकर क्या करने जाती है? चरवाही। जानवरों को चराने के लिए क्या करती है? जाती है। क्या कवि बता रहा है कि चंपा किसकी लड़की है? सुंदर नामक ग्वाल वाले की लड़की है। वह सुंदर क्या करता है? गाय और भैंस रखता है। उसका रोजगार क्या है? पशुपालन। पशुपालन में वह गाय और भैंस को रखता है, दूध को क्या करता है? बेचता है। चंपा क्या करती है? उन जानवरों को लेकर, गाय और भैंसों को लेकर चरवाही करने जाती है। आगे कवि वर्णन करता है कि वर्णन करते हुए कहता है कि चंपा अच्छी है। चंपा देखने में भी क्या है? अच्छी है। चंचल है, नटखट भी है, थोड़ा शरारती भी है। बच्चे जब छोटे रहते हैं तो उनकी शरारत क्या होती है? अच्छी लगती है। कवि को भी उसकी शरारत अच्छी लगती है। तो चंपा के बारे में वर्णन करता है कि चंपा अच्छी भी है, चंचल भी है, थोड़ा शरारती भी है। कहता है कभी कभी ऊधम करती है। कभी कभी ऊधम का अर्थ भी क्या होता है? शरारत। अब यहाँ देखना, ऊधम भी क्या है? लोक भाषा का शब्द है। जैसे उधर चिन्हना क्या था? लोक भाषा का शब्द था, वैसे यहाँ ऊधम भी क्या है? लोक भाषा का शब्द है। ऊधम करना मतलब शरारत करना। कहते हैं कभी कभी वह शरारत भी करती है। क्या शरारत करती है? कभी आगे वर्णन करता है कि कभी कभी वह कलम चुरा देती है। कहते हैं कभी आती है तो मेरी कलम क्या कर देती है? चुरा देती है। अब यहाँ चंपा कलम क्यों चुराती है? क्योंकि चंपा निरक्षर है, उसको पढ़ना लिखना बेकार का काम लगता है। उसको लगता है पढ़ना लिखना निठल्लों का काम है, जिसको कोई काम धंधा नहीं, वह बैठकर क्या करता है? पढ़ता है। इसीलिए जब वो कवि को लिखते पढ़ते देखती है तो उसको लगता है कि ये बेकार का काम कर रहे हैं, कोई काम धंधा करते, ये बैठ करके दिन रात कागज ही क्यों गोदते रहते हैं। अब कागज गोदना उसको पढ़ना लिखना कैसा लगता है? कागज गोदने के बराबर लगता है। इसीलिए वह क्या करती है? शरारत। कभी कभी उसकी कवि की क्या करती है? कलम चुरा देती है। कवि कहता है जैसे तैसे उसे ढूंढ कर जब लाता हूँ पाता हूँ अब कागज गायब। कहते हैं जैसे तैसे किसी प्रकार से जब मैं कलम अपनी ढूंढ कर लाता हूँ तो इधर क्या देखता हूँ? मेरी किताब, मेरी कॉपी ही चंपा क्या कर देती है? चुरा देती है। चंपा के बारे में वर्णन करते हैं कि चंपा अच्छी भी है, चंचल भी है,
थोड़ा शरारती भी है और कभी कभी वह क्या करती है, शरारत करती है। क्या शरारत करती है कि कभी कभी वह कवि की कलम को चुरा देती है। जैसे तैसे जब वह कलम खोज के लाता है और आता है, देखता है तो कॉपी और किताब ही उसकी क्या कर देती है, चंपा गायब कर देती है। कवि वर्णन करता है, कहता है परेशान फिर हो जाता हूँ, और उसके बाद फिर कॉपी और किताब खोजने में क्या हो जाता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ। कहते हैं, कवि वर्णन करता है, कहता है कि चंपा कहती है तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर। आपको बताया ना कि चंपा को पढ़ना लिखना बेकार का काम लगता है। उसको लगता है कि यह कोई काम नहीं है, जिनको कोई काम धंधा नहीं है वही बैठकर क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं। क्योंकि चंपा क्या है, अनपढ़ है, वह पढ़ाई की कीमत नहीं समझती है। कहती है, कवि को कहती है कि तुम दिन भर बैठकर कागज ही गोदा करते हो, अर्थात तुम्हें और कोई काम धंधा नहीं है। क्या यह काम बहुत अच्छा है? कहती है, क्या यह काम बहुत अच्छा होता है? अर्थात यह काम अच्छा नहीं होता है, कुछ काम धाम कर लिया करो। तुम बैठकर दिन भर क्या बैठ करके कागज क्यों गोदते रहते हो? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। कहते हैं, चंपा की ऐसी बातें सुनकर मैं हंस देता हूँ, क्योंकि कवि जानता है कि चंपा को पढ़ाई की कीमत पता नहीं है और अभी छोटी है। उसके मुंह से ऐसी बातें सुन करके कवि को नाराजगी नहीं लगती, बल्कि कवि क्या करता है, हंस देता है। फिर चंपा चुप हो जाती है और कवि को हंसते देख करके चंपा क्या हो जाती है, चुप हो जाती है। आगे कवि वर्णन करता है, कहता है, उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो। कहते एक दिन चंपा फिर उसके पास आई तो कवि चंपा को समझा रहा है, कह रहा है चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा, अच्छे और बुरे समय आने पर यह आपको काम आएगा, यह पढ़ाई आपके काम आएगी। चंपा को कवि क्या कर रहा है, समझा रहा है, कह रहा है चंपा तुम भी पढ़ाई कर लो, अच्छे बुरे समय में यह क्या करेगा, आपका काम करेगा। आगे दूसरा तर्क क्या देता है कि गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखे। कहते हैं गांधी बाबा की भी यह इच्छा है। गांधी जी त्रिलोचन शास्त्री के समकालीन थे। गांधी जी त्रिलोचन शास्त्री के क्या थे, समकालीन थे। तो कहते हैं गांधी बाबा की भी यही इच्छा है कि सभी लोग पढ़ना लिखना सीख जाएं। वह सोच रहा है कि हमारे कहने पर नहीं मानेगी तो गांधी जी की बात सुनेगी, तो गांधी जी का सम्मान करती है और वह बात मानेगी, क्या करेगी, पढ़ेगी। लेकिन चंपा क्या उत्तर देती है, आगे काव्य में देखना। चंपा क्या कहती है, चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, कह रही है नहीं मैं नहीं पढ़ूंगी, और कहती है तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे। आपको पहले ही बताया ना कि चंपा की दृष्टि में पढ़ना लिखना बेकार लोगों का काम है। तो कह रही, आप तो कह रहे थे कि गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, और अच्छे हैं तो वह बेकार का काम क्यों कहेंगे, क्योंकि चंपा की दृष्टि में पढ़ना लिखना क्या है, बेकार का काम है। तो कह रही है, आप तो कह रहे थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं, और गांधी बाबा अगर अच्छे रहेंगे तो बेकार की बातें क्यों कहेंगे, बेकार का जो काम है पढ़ना लिखना, पढ़ने लिखने की वो बात ही नहीं करेंगे। मैं तो नहीं पढ़ूंगी, कह रही है मैं नहीं पढ़ूंगी। आगे कवि तीसरा तर्क देता है। पहला तर्क तो उसको कवि ने चंपा को पढ़ने के लिए क्या किया, कह रहा है कि अगर तुम पढ़ लोगी तो अच्छे बुरे समय में तुम्हारा काम देगा। और दूसरा तर्क दे रहा है कि गांधी बाबा की भी इच्छा है कि सब लोग पढ़ना लिखना सीख जाएं, लेकिन चंपा इनकार करते कहते मैं नहीं पढ़ूंगी, और कह रही है कि तुम तो कह रहे थे कि गांधी बाबा अच्छे हैं, और गांधी बाबा अच्छे रहेंगे तो बेकार का काम करने के लिए क्यों कहेंगे। अब चंपा की दृष्टि में पढ़ना लिखना क्या है, बेकार का काम है, इसीलिए कह रही है कि गांधी जी तो अच्छे हैं, गांधी बाबा अच्छे हैं तो पढ़ने लिखने की बात ही नहीं करेंगे, मैं तो पढ़ाई नहीं करूंगी। अब कवि तीसरे तर्क के द्वारा समझाता है, क्योंकि बच्चों को अधिकतर लोग दूल्हा दुल्हन कह के क्या करते हैं, बहकाते हैं, फुसलाते हैं। बचपन में बच्चों की उसमें बहुत लगाव होता है। तो अब क्या कहकर समझा रहे हैं चंपा को, आगे कविता में देखना। कवि कह रहा है, कवि जो है चंपा से कह रहा है कि मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कह रहा है कवि कि नहीं चंपा, पढ़ लेना आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। अब तीसरा तर्क क्या देता है, कैसे बहका रहा है पढ़ने के लिए,
कह रहा है कवि कि ब्याह तुम्हारा होगा, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गाँव जाओगी। कहते हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओगी कुछ दिन के बाद तुम्हारी क्या होगी, शादी होगी और तुम गाँव जाओगी, तुम अपने ससुराल जाओगी। कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता। कहते हैं और जब तुम अपने ससुराल जाओगी तो कुछ दिन तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा और उसके बाद कलकत्ता चला जाएगा। कलकत्ता अब ऐसा नहीं है कि उस समय सभी लोग कलकत्ता ही कमाने जाते थे। कलकत्ता किसका प्रतीक है? परदेश का प्रतीक है। कलकत्ता किसका यहाँ प्रतीक है? परदेश का। अर्थात कुछ दिन तुम्हारे साथ तुम्हारा पति रहेगा, उसके बाद कहाँ चला जाएगा? परदेश चला जाएगा। बड़ी दूर है वह कलकत्ता। कहते हैं वह कलकत्ता, वह परदेश क्या होता? बहुत दूर होता है, नहीं कि रोज जाएगा और रोज चला आएगा। कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी? अगर तुम पढ़ी लिखी नहीं रहोगी तो उतने दिन के लिए वह परदेश जाएगा तो कोई संदेशा तुम्हें देना होगा, तो उसको कैसे दोगी? उसके पत्र को आप कैसे पढ़ोगी? जब वह पत्र देगा आप भी नहीं दे पाओगी, अगर वह पत्र भेजेगा तो उसके पत्र को आप पढ़ भी नहीं पाओगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है, समझा रहा है कि चंपा इसलिए पढ़ाई कर लेना अच्छा है। अब देखना आज का समय नहीं था, नहीं तो चंपा कह देती कि हम मोबाइल से बात कर लेंगे। चंपा कहती ना कि हम मोबाइल से बात कर लेंगे। तब हमारे जो विचार मंथन, जो साधन थे, आपस में बातों का जो आदान प्रदान होता था, उसका माध्यम क्या था? पत्र ही था। या तो हम उसके पास जाके बात करते थे या पत्र के माध्यम से हम किसी का हाल समाचार जानते थे और अपना क्या करते थे? बताते थे। तब मोबाइल और फ़ोन की सुविधा नहीं थी। तो कवि चंपा को समझा रहा है कि अगर कुछ दिन के बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम ससुराल चली जाओगी और तुम्हारा पति कुछ दिन तुम्हारे साथ रहकर परदेश चला जाएगा, और वह परदेश बहुत दूरी होता है, वहाँ से वह रोज आ नहीं पाएगा। कोई अपना संदेशा तुम्हें अपने पति को देना होगा तो तुम कैसे दोगी? कैसे उसके पत्र को पढ़ोगी? कैसे वह कोई संदेशा देगा तो तुम कैसे उसको पढ़ोगी? इसलिए चंपा पढ़ाई कर लेना क्या है? अच्छा है। अब इस तर्क के लिए चंपा क्या उत्तर देती है काव्य में देखना। चंपा कहती है, चंपा बोली तुम कितने झूठे हो देखा। हाय राम, चंपा कह रही है कि तुम कितने झूठे हो, आज मैंने देखा। हाय राम कह रही कि हाय राम तुम इतने झूठे हो, मैंने आज जा कर के जाना कि तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो, पढ़ाई लिखाई करके भी तुम क्या कर रहे हो? इतना झूठ बोल रहे हो। कह रही है मैं तो ब्याह कभी ना करूँगी। कह रही है पहली बात तो मैं कभी शादी ही नहीं करूँगी, मुझे शादी करना ही नहीं है, और कहीं जो ब्याह हो गया मैं तो अपने बालों को संग साथ रखूँगी। कह रही और कहीं अगर मेरी शादी भी हो गई, पहली बात तो मैं शादी करूँगी ही नहीं, और अगर संजोग से मेरी शादी हो गई तो मैं अपने पति को अपने साथ रखूँगी, मैं परदेश जाने ही नहीं दूँगी। कलकत्ता मैं कभी न जाने दूंगी, मैं अपने पति को कलकत्ता यानी परदेश कभी जाने ही नहीं दूंगी। कलकत्ते पर वज्र गिरे, कहते उस कलकत्ता जो परदेश है उस पर वज्र गिर जाए, कलकत्ता नष्ट हो जाए, मैं अपने पति को कभी परदेश जाने ही नहीं दूंगी। गांव में लोग ऐसी कहावत कहते हैं ना कि जहाँ नहीं भेजना रहता या कुछ करना रहता है, कहते हैं कभी कोई आग लगने को कहता है तो कोई वज्र गिरने को कहता है कि वज्र गिर जाए, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। वैसे चंपा कह रही है कि उस कलकत्ते में वज्र गिर जाए, कलकत्ते में वज्र गिर जाए, कलकत्ता नष्ट हो जाए, मैं अपने पति को कलकत्ता जाने ही नहीं दूंगी। कहती है कि तुम पढ़ लिख कर इतना झूठे बोलते हो, मैंने आज जाना। हाय राम, तुम पढ़ लिख कर भी इतना झूठे हो। कह रही है मैं तो पहली बात तो मैं कभी शादी करूंगी ही नहीं, और अगर कहीं संयोग से मेरी शादी हो गई तो मैं अपने पति को अपने साथ रखूंगी, मैं कभी उसे परदेश जाने ही नहीं दूंगी। जो आपका वह परदेश है कलकत्ता, उस पर वज्र गिर जाए, मैं अपने पति को कलकत्ता जाने नहीं दूंगी। इस प्रकार आज मैंने आपको पाठ 6 काव्य का पढ़ाया। धन्यवाद।